हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, लेकिन इस बार एक प्लेन शीट के लिए निकालना है। ये प्लेन शीट है क्या तो समझना। ये ऐसा होता है, ये एक प्लेट होता है, ऐसा देखना, ये एक प्लेट है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखने का लिखा हुआ प्लेन। प्लेन का मतलब हुआ 2 डायमेंशनल, ये 2D है। तो देखना, इसके लिए हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये मान के चलते हैं यहाँ चार्ज इसके सरफेस पे पूरा डिस्ट्रीब्यूट है। अब ये 2D है तो ये गॉसियन सरफेस तो नहीं हुआ। कुछ लोग ऐसा समझ रहे होंगे कि ये चार्ज तो इनक्लोज हो गया, अब गॉसियन सरफेस बनाने का जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ये चार्ज 2D सरफेस पर है, सरफेस के ऊपर में ऐसा सरफेस हुआ तो इस पर है। लेकिन हम लोगों को गॉस थ्योरम लगा करके इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो गॉस थ्योरम लगाने के लिए एक 3D सरफेस भी तो बनाना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस जिसको बोलते हैं। देखना कैसे बनेगा। ये प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड ऐसे निकल सकते हैं, ऐसे भी निकल सकते हैं, इधर भी निकल सकते हैं, ठीक है। इसके कारण ये इस तरफ भी तो निकल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखना ऐसे करके निकल सकते हैं ये। तो इसको देख करके क्या समझ आ रहा है, हम लोग क्या बनाए 3D सरफेस में, गॉसियन सरफेस में। तो इसको देख करके समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पर एक सिलेंडर बनेगा। ये 3D फिगर दिख रहा है, ये सिलेंडर बना और ये सिलेंडर जो होगा यहाँ का गॉसियन सरफेस बन जाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर होना चाहिए कि जब भी हम लोग एक प्लेट के लिए सॉल्व करने वाले हैं तो उस प्लेट के लिए जो गॉसियन सरफेस होगा वो एक सिलेंडर होगा, ठीक है। तो पहला चीज तो ये हुआ। देखना हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। ये अपन बनाए प्लेन शीट, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर चार्ज पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है। अब क्या है कि मैं मान लेता हूं कि इसके कारण मैं इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में x डिस्टेंस के पास बनाऊंगा। ये x डिस्टेंस में राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाला हूं। तो अपने को पता होना चाहिए कि इसके लिए अपने को एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है, और गॉसियन सरफेस जो होता है वो साइमेट्रिक होता है। तो जितना मैं राइट साइड गया मेरे को उतना ही लेफ्ट साइड भी जाना पड़ेगा। ये देखना, मैं लेफ्ट साइड भी उतने ही डिस्टेंस जाऊंगा, x डिस्टेंस ये रहा, ठीक है। अब अपने को पता तो है यहाँ पर कि जो यहाँ का गॉसियन सरफेस होगा वो एक सिलेंडर है। तो अपन यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं जो कि एक सिलेंडर होगा। तो देखना, ये अपन बनाते हैं यहाँ पर, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है। तो ये गॉसियन सरफेस बन गया। अब अच्छे से देखना इसमें, क्या ये गॉसियन सरफेस जो सिलेंडर बना है उसके अंदर ये पूरा का पूरा चार्ज इनक्लोज्ड है क्या? अच्छे से सोचना। तो सोचने पर ये पता चलेगा ऐसा नहीं है। देखना इसमें हो क्या रहा है, ये अपना सिलेंडर है और यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर सीट रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या है कि जब ये सिलेंडर इसको क्रॉस करेगा, ये जब पार करेगा तो इसका जो ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो सर्कल टाइप का जो अंदर में दिख रहा है ना, वो वाला एरिया यहाँ पर बनेगा। वो वाले एरिया के अंदर ही केवल और केवल चार्ज आएगा। मीन्स ऐसा कुछ देखना, ये जो चीज है यहाँ पर देखना, ये अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हुआ, ये वाला, तो देखना इसके अंदर ही जो चार्ज आने वाला है वो इनक्लोज्ड होगा, ठीक। अब अपना क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर कितना चार्ज आने वाला है, क्योंकि पूरा चार्ज तो इनक्लोज्ड नहीं है। तो इस एरिया के अंदर कितना चार्ज आएगा अपने को नहीं पता, ठीक। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये जो एरिया दिया होगा इसको ए मान लेते हैं। ए इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब कोई ऐसा ना सोचे कि ए मतलब सिलेंडर का एरिया हो गया, नहीं, एरिया सिलेंडर का नहीं है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। मतलब देखना क्या है कि अगर एक सिलेंडर अगर मैं ऐसा बनाया हूं तो ये देखना, ये जो सर्कल बन रहा है इसके अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सर्कल बनेंगे। अगर अपन इसको काटते जाएंगे तो, ठीक है, बहुत सारे सर्कल बनेंगे। तो ये जो चीज है ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपन बोल रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो इसका मतलब ये हुआ ये सारी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितने होने वाले हैं, सब तो ए के बराबर ही होगा, सब तो बराबर है, ठीक है। जैसे अपन क्या करते हैं, कॉइन होता है ना, सिक्का। अगर सिक्का मान के चलना 5 का सिक्का है अपने पास, तो 5 के सिक्के को एक के ऊपर एक रखते जाएंगे तो बहुत सारे सर्कल को जब अपन ज्वाइन करेंगे तो एक सिलेंडर बन जाएगा। तो सिलेंडर क्या है, सर्कल को जोड़ जोड़ करके अपन बना रहे हैं। तो उसमें से एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, बहुत सारे सर्कल आएंगे यहाँ पास। तो अभी तो अपने पास क्या है, एक यहाँ पास है, एक यहाँ पास है और एक यहाँ पास है, ठीक है। तो ये जो रेड कलर का दिख रहा है इसके अंदर जो चार्ज आया है, कितना आया है अपने को नहीं पता है। लेकिन अपने को यहाँ पर ये जरूर पता है कि ये जो सरफेस दिख रहा है, ये जो सरफेस है, इस सरफेस में कुछ चार्ज था जो इस एरिया के अंदर आ चुका है। और वो एरिया क्या है, ए। अगर ये वाला एरिया ए होगा तो इसका भी टोटल एरिया क्या होना चाहिए, इसका भी टोटल एरिया होगा ए, ठीक है। इसका भी टोटल एरिया क्या होना चाहिए, तो आंसर है इसका भी टोटल एरिया ए होगा, जिस तरीके से इसका टोटल एरिया ए है, ठीक है। तो यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग को क्या करना है, इसके बाद देखना, हम लोग के पास ये जो एरिया दिया हुआ इसके अंदर कितना चार्ज आ गया वो निकालने वाले हैं। तो देखना, ये जो सरफेस था, इस सरफेस में ये एरिया है और ये एरिया के अंदर चार्ज है।
मतलब चार्ज तो कहीं ना कहीं सरफेस में था। तो यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी लगाने वाले हैं। तो लिखते हैं यहां पर वी नो दैट सरफेस चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय, इसको कैसे लिखेंगे देखना, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है सिग्मा, ठीक है, चार्ज अपॉन एरिया। इस पर्टिकुलर एरिया में जो रेड कलर का दिख रहा है कितना चार्ज है, नहीं मालूम कितना चार्ज है, मान लेते हैं वो चार्ज है Q, और ये चार्ज कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है, रेड कलर को देखना, तो क्या है उसका एरिया A, तो लिख दिए A। इसको यहां से अगर मैं Q निकालूंगा, इस वाले इक्वेशन से अगर मैं Q निकालूंगा तो कितना चार्ज निकला, सिग्मा A, ठीक है, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब हम लोग को गॉस थ्योरम भी तो अप्लाई करना है यहाँ पर। तो गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए अपने को पता होना चाहिए कि छोटा सा एरिया कंसीडर करते हैं। तो फिर से देखना, ये गॉसियन सरफेस सिलेंडर है जिसमें एक सर्कल यहाँ, एक सर्कल यहाँ, और बचा हुआ पूरा का पूरा कर्व। जैसे इससे पहले वाले एप्लीकेशन में भी किए थे, एक सिलेंडर 3 पार्ट में डिवाइड होता है, उसका एरिया, ऊपर का एक सर्कल, नीचे का एक सर्कल और ये पूरा कर्व। जब मैं ये तीनों को कंबाइन करूंगा तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये सर्कल का एक छोटा सा एरिया मान लेते हैं ये, ठीक है, इसका एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, मान लेते हैं इसका एरिया वेक्टर है dA1, ठीक। यहां पर भी छोटा सा एरिया मान लेते हैं ये, यहां का भी जो एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर होगा dA2, ठीक है। और ये जो कर्व सरफेस बच गया है, ये जो पूरा कर्व बचा है, हम लोग कहीं पर भी एक छोटा सा एरिया ले सकते हैं, ये मैं लिया एक छोटा सा एरिया कर्व के लिए, ठीक है। और यहाँ का भी जो एरिया वेक्टर है तो परपेंडिकुलर, इस तरफ इसका फेस खुलेगा, देखना इस तरफ परपेंडिकुलर, इसका तो इस तरफ परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ का एरिया वेक्टर मान लेते हैं dA3, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, ये तीनों के लिए हम लोग को फ्लक्स पहले फाइंड करना है, टोटल फ्लक्स कितना, मींस 2 सर्कल के लिए और ये जो पूरा का पूरा जो कर्व बचा है उसके लिए टोटल फ्लक्स कितना होने वाला है। तो पहले फ्लक्स निकालते हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो देखना, टोटल फ्लक्स इज गिवन बाय, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे देखना, फ्लक्स को कैसे लिखते हैं, फाई, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 1 2 और ये पूरा का पूरा कर्व, ये तीनों का जो फ्लक्स होगा, ये टोटल फ्लक्स को का आंसर तीनों को ऐड करने पर ही मिलेगा। तो इससे पहले वाले एप्लीकेशन भी अपन किए थे, यहाँ का सर्कल का फ्लक्स, ये सर्कल का फ्लक्स और ये जो पूरा कर्व सरफेस है उसका जो फ्लक्स होगा वो कितना होने वाला है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तीनों को ऐड करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखना क्या है, एक तो क्लोज सरफेस भी है और छोटा सा एरिया है, तो उसके लिए फ्लक्स का फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए, क्या लगने वाला है, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, फ्लक्स नंबर 1 देख रहे हैं, तो dA1 लिखूंगा, प्लस फ्लक्स नंबर यहाँ पर 2 है तो E डॉट dA2 लिखूंगा, फिर थर्ड के लिए E डॉट dA3 लिखूंगा, डॉट प्रोडक्ट, ऐसा हम लोग पिछले वाले एप्लीकेशन में भी किए थे। अब डॉट प्रोडक्ट को तोड़ते हैं अपन, तो देखना डॉट प्रोडक्ट cos थीटा में टूटेगा, मतलब E dA1 cos थीटा, तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं, E dA1 cos थीटा, प्लस यहाँ पर एंगल भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो यहाँ पर E dA2 cos थीटा प्लस E डॉट dA, मतलब यहाँ पर होगा E dA cos थीटा, ठीक है। और यहाँ पर एरिया नंबर 3, तो वीडियो को रोक करके सोचना कि एंगल क्या होगा, ठीक है। तो अगर एंगल अपन को सोचना है यहाँ पर, तो देखना डायग्राम के थ्रू कैसा एंगल पता चलेगा। तो देखना, ये प्लस चार्ज था, प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा आउटवर्ड निकलेगा, तो इस सरफेस पे देखना, इस सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने वाला है ये इस डायरेक्शन में निकलेगा आउटवर्ड, ये प्लस के कारण, ये प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भी निकल सकता है आउटवर्ड, तो इस वाले एरिया का देखना इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में निकलेगा, ये अपन लिख दिए। अब ये जो दिख रहा है, ये वाला जो कर्व सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर इधर है। अब देखना, ये प्लस चार्ज के कारण या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में निकलेगा या तो इस डायरेक्शन में, ये प्लस वाले के कारण या तो इधर जाएगा या तो इधर, इसके सिवा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो देखना यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरफ ऐसे बना दे रहा हूँ E, ठीक है। हम लोग इस तरफ भी बना सकते हैं, तब भी यहाँ पर देखेंगे तो एंगल कितना दिख रहा है, यहाँ तो 90 डिग्री दिख रहा है, यहाँ का एंगल कितना दिख रहा है, 0 डिग्री दिख रहा है, क्योंकि E और dA1 दोनों का डायरेक्शन सेम है, यहाँ पर भी दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ का भी थीटा कितना दिख रहा है, 0 डिग्री, डायरेक्शन सेम, तो एंगल 0। पुट करते हैं यहाँ पर, तो देखना ये हो गया फाई E इक्वल टू, यहाँ पर पुट करते हैं सारा वैल्यू, तो ये हो गया E dA1, ये cos 0 डिग्री, ठीक है, प्लस E dA2 cos 0 डिग्री, प्लस E dA3 cos 90 डिग्री, थर्ड वाले के लिए तो 90 डिग्री, ठीक है। तो cos 90 तो 0 हो जाता है, तो ये वाला तो 0 हो जाने वाला है, तो ये 2 बचेगा। तो देखना इसके लिए क्या कर रहे हैं, ये अपन लिखें टोटल फ्लक्स इक्वल टू, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या बचने वाला है,
इंटीग्रेशन साइक्लिक में ई डी ए 1 बचेगा क्योंकि cos थीटा 0 तो cos 0 तो 1 हो गया, प्लस यहाँ पर भी क्या बचेगा ई डी ए 2 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये 90 तो 0 कर देगा, बाकी इसका वैल्यू 1, इसका भी 1 होता है। अब इसमें देखना स्मॉल क्वांटिटी क्या एरिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो एरिया नहीं है, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो देखना यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, फाई ई इक्वल टू ई बाहर निकल गया। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा dA1 प्लस यहाँ से E बाहर निकल गया, यहाँ dA2। ठीक, अब dA1 dA2 है क्या, तो देखना यहाँ का स्मॉल एरिया dA2 था और यहाँ का स्मॉल एरिया dA1 था, तो ये टोटल एरिया जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो टोटल एरिया मिलने वाला। तो यहाँ का टोटल एरिया मैं क्या माना हूँ A, यहाँ का भी टोटल एरिया क्या माना हूँ A। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये तो सर्कल दिख रहा है तो पाई आर स्क्वायर क्यों नहीं लिखे, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, वो आगे चल करके कैंसिल ही होने वाला है, कट जाने वाला है। तो पाई आर स्क्वायर लिखो या ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं ए भी लिख करके सॉल्व कर सकता हूं। तो यहाँ का जो टोटल एरिया फर्स्ट सर्कल को देखना ए है और सेकंड सर्कल का भी टोटल एरिया क्या है ए। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग फाई ई इक्वल टू ई ए, इसके जगह पूरा ए हो गया, प्लस ई इसके जगह भी क्या होगा पूरा का पूरा ए, इसको ऐड करते हैं तो ये कितना हो गया 2EA। ठीक है, इसको अपन मानते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक, यहां तक नोट कर लेना है पहले। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ गॉस थ्योरम भी लगाने वाले हैं। तो गॉस थ्योरम हम लोग पढ़े भी होंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हम लोग को ये फॉर्मूला पता होगा, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको मानते हैं, अभी इसको नहीं मानते, क्या करते हैं यहाँ पर जो क्यू का वैल्यू यहाँ पर पुट भी कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ क्यू, तो यहाँ पर जो फाई ई आएगा वो हो जाएगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो सबसे पहले यहां तक नोट कर लो, इसके बाद मैं आगे सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो को रोकना और नोट कर लेना। ठीक, मैं इस वाले को मिटाने जा रहा हूं। ठीक है, इसके बाद देखना क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर, यहां पर देखना ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, 2 और 3 को देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। तो देखना यहाँ पर भी फ्लक्स है, यहाँ पर भी फ्लक्स है, मतलब ये दोनों आपस में क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं। तो अपन यहाँ पर लिखते हैं 2EA इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखना एरिया यहाँ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर लिखो या ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि एरिया तो कैंसिल होगा ही। तो यहां से जो ई का वैल्यू निकला वो कितना निकला, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये अपना फाइनल आंसर है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या था कि मैं जिस डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा था वो डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड पे यहाँ डिपेंड नहीं कर रहा इस पर्टिकुलर केस के लिए। तो देखना ऐसा एग्जाम में आता है, प्रूव करके दिखाओ कि एक प्लेन सीट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये प्रूफ क्या कर रहा है, दिस proves that electric field does not depend on, यहां x दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो does not depends on distance। ठीक है, तो इसके लिए ग्राफ भी बनाने का आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के लिए ग्राफ बनाओ। तो ये मैं लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये, और यहां पर मैं लिख देता हूं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस पे तो डिपेंड कर नहीं रहा है, ठीक है, तो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे स्ट्रेट लाइन कैसे आ गया, तो देखना अगर मैं यहाँ का डिस्टेंस बढ़ाते जा रहा हूं, देखना तो इस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को अभी भी यही मिल रहा है, इस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी तो यही मिल रहा है, इस डिस्टेंस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड यही मिल रहा है। तो डिस्टेंस बढ़ रहा है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ऐसा करके ग्राफ अपन बना लेंगे। ठीक है, ये किसके लिए ग्राफ बना रहे हैं, यही ग्राफ को मैं फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूं। तो एग्जाम में आए तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसा बनाना इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पर ये डिस्टेंस लिख दिए, डिपेंड नहीं कर रहा है स्ट्रेट में। ठीक है, तो ये होता है एप्लीकेशन नंबर 2। तो आप लोग थोड़ा इसको नोट कर लो।